ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वापस चलते हैं एक बड़ी खबर की ओर, जहां एनआईए ने पटना के फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में बिहार के मोतिहारी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी हत्या समेत कई वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। साथ ही हत्या को अंजाम देने के लिए हथियार और गोला बारूद की व्यवस्था की गई थी। एनआईए ने छापेमारी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए हैं। बता दें कि इससे पहले एनआईए ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पीएफआई से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। यहां पर एनआईए ने ये भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। साथ ही साथ साजिश के शक में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इस टारगेट किलिंग को नाकाम किया है एनआईए ने। और इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ पटना से ब्यूरो हेड एसके राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, ये बड़ी सफलता मिली है एनआईए को, जहां टारगेट किलिंग जो है पीएफआई के द्वारा किया जाना था, प्लानिंग की जा रही थी, उसको लेकर के धरपकड़ हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नहीं, देखिए प्रभा, ये एनआईए की जो छापेमारी है ये 2022 में आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री पटना आए थे उसके बाद से जो एनआईए की छापेमारी शुरू हुई है, तो लगातार वो छापेमारी अभी भी जारी है। और देखिए, अभी बिहार में मोतिहारी जो है इसका मेन सेंटर बना हुआ है और आज सुबह फुलवारी शरीफ में भी 8 जगहों पर एनआईए की रेड हुई है और 2 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया है और कुल गिरफ्तारी अभी तक जो है वो 8 लोगों की हो चुकी है। देखिए, पिछले 5 दिनों से लगातार एनआईए की टीम जो है वो बिहार में मौजूद है और कई जगहों पर जो छापेमारी है वो चल रही है। हालांकि जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि एनआईए ने कई लोगों को डिटेन किया है शक के आधार पर और उनसे कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। और एक जो जानकारी मिल रही है कि एक बड़े नेता की हत्या की साजिश थी, इवन की कई बड़ी संख्या में जो है वो हथियार भी वहां पर मंगा लिए गए थे, बम गोले भी मंगा लिए गए थे। लेकिन एंड वक्त पर जब एनआईए की टीम को पता चला तो उसके बाद जब दबिश बढ़नी शुरू हुई है तो फिर कई बड़े संगठनों का नाम जो है वो इसमें शामिल आया है। तो ये आपको पता है कि एनआईए जो है वो तब तक छापेमारी नहीं करती है जब तक उसके पास पूरे तरीके से जो उनके जो सूत्र होते हैं उनकी तरफ से पूरे कंफर्मेशन नहीं दी जाती है। तो बिहार के कई जगहों पर आने वाले दिनों में भी एनआईए की छापेमारी जो है वो आपको मिलती हुई दिखेगी। और ये जो कारवां जो शुरू हुआ है, ये सिलसिला जो है जो शुरू हुआ है 2022 के जून के महीने से, वो लगातार अभी तक चल रहा है। राजीव, यहाँ पर जो हम टारगेट किलिंग की बात कर रहे हैं कि टारगेट किलिंग की जो है साजिश रची जा रही थी, जो ये धरपकड़ हुई है, छापेमारी हुई, तो ये भी क्या पता चल पाया कि किन जगहों को टारगेट किया जा रहा था? देखिए प्रभा, हमारे साथ ललन सिंह जी मौजूद हैं, जाने माने एक्सपर्ट। हम इनसे बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे। ललन जी, जो एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है, जो एक टारगेट किलिंग की जो बात आ रही है सामने, आपको लगता है कि कौन कौन से जगह हो सकते हैं या किन किन जगहों को टारगेट किया जा रहा है आतंकी संगठनों के द्वारा? मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि जो देश की आंतरिक सुरक्षा के हालात है और जिस तरह से एनआईए बिहार के अंदर खास करके खुले हुए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास इनका छापामारी हो रहा है और आज जो 8 लोगों को छापा मारने के बाद अरेस्ट किया गया है, उनसे गहन पूछताछ जारी है और लगातार पूछताछ जारी में कुछ ऐसी चीजें पता चल रही हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा को पूरी तौर पे डिस्टर्ब कर सकती थी। मैं ये बताना चाहता हूं कि मोतिहारी केंद्रित क्यों है, भटकल, उसके बाद सुधीर कुशवाहा जाली नोट में, और उसके बाद आपको पता है मदरसे में असगर और जिसका भोपाल के साथ रिलेशन रहा है, और जावेद जो सारण से पूरी हथियारों का खेप जम्मू कश्मीर तक पहुंचाता रहा है। कहने का मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय खुला जो हमारा बॉर्डर है, इससे घुसपैठ और लोगों का नापाक इरादा मंसूबा पूरा होने की स्थिति में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एनआईए ने इन लोगों को अरेस्ट किया है, इससे कई नेटवर्क में इनको तोड़ा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि पूरी इंफॉर्मेशन इससे कलेक्ट होने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि बिहार के अंदर कई और छापे पड़ेंगे और हिमाचल और पंजाब में जिस तरह से हथियारों को और विस्फोटक का जानकारी मिला है, और ये भी पता चला है कि जो मोतिहारी से उस्मान और रियाज हैं, जो लगातार फुलवारी शरीफ में ट्रेनर और 2047 का जो उनका रणनीति था, उसके लिए ये हथियार, विस्फोटक और प्लेन वे से आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे थे। ये बहुत दुखद और खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन एक बात साफ है कि सूचना तंत्र पूरी तौर पर सटीक थी, तभी एनआईए ने इस तरह का छापा मारा है। इसमें एक चीज और पता चला कि एक बड़े नेता का, ये भी लोग कह रहे हैं कि ये नेता बिहार के ही हैं। अब वो किस दल के हैं इसको बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन एनआईए के पास इसकी पूरी रिपोर्ट है
और दूसरा बात, राम मंदिर को इसी नेपाल के रास्ते उनका सोच है कि इसके ऊपर कोई ऐसा हमला किया जाए जो पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के अंदर सनातन के अगेंस्ट में कुछ ऐसी माहौल बने जिससे भारत की छवि बिगड़े। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान लगातार अपने एम्बेसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऐसे आप हरकत करें जिससे कि भारत की सुरक्षा बल और भारत की सरकार की छवि पूरी तौर पे बिगड़े। तो सब कहने का मतलब बिहार के अंदर भी ये जो सीमावर्ती सीमांचल मिथिलांचल ये इलाका संवेदनशील है और जिस तरह से छापा पड़ रहे हैं और जिस तरह से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, इस पे और भी सजग रहने के लिए स्टेट और सेंट्रल को सख्त होना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल है कि आप देख रहे होंगे कि पिछले जब प्रधानमंत्री आए थे पटना, उसके बाद से लगातार जो है वो एनआईए के निशाने पर बिहार रही है। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आतंकियों के सॉफ्ट टारगेट पर बिहार क्यों है? उसका एक सबसे बड़ा कारण बिहार के अंदर जो सीमा अंतरराष्ट्रीय है वो पूरी तौर पे खुला हुआ है और ये भी जानकारी मिली है कि 1200 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पे मदरसे और मस्जिद और तरह तरह के एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं जिसकी फंडिंग बाहर के देशों से नेटवर्क के तौर पे हो रही है और उनका जो रणनीति है उसकी भी रिपोर्ट आई है कि इनका जो मंसूबा है बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में कोई ना कोई एक बड़ा अंजाम नापाक हरकत के द्वारा दिया जाए। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि एलओसी एलएसी पूरी तौर पर सतर्क और सख्त है। तो जो ये घुसपैठ और जो नापाक इरादे वाले लोग हैं वो नेपाल के माध्यम बिहार में और बिहार से किसी जगह में इस तरह का माहौल बना सकते हैं। आपने बहुत सही कहा कि गांधी मैदान से झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश भी बगल में है, बारसोई का इलाका बगल में है, इस्लामपुर सेक्टर बिहार से मिला हुआ है। तो ये जो बांग्लादेश बॉर्डर और नेपाल का बॉर्डर आज के डेट में बहुत साजिशकर्ताओं के लिए बेहतर महसूस हो रहा है और यही कारण है कि इनका जो दिमाग है वो इसी नेपाल के माध्यम से पहले बिहार के अंदर और उसके बाद यहां से हाइड आउट बनाकर देश के किसी भी इलाके में एक बड़ा अंजाम देने की सोच है जिसके ऊपर हमें सख्त और सतर्क होना जरूरी है। एक बड़ा सवाल है, चूंकि आप जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में भी रहे हैं, आपको लगता है कि आतंकवाद के सॉफ्ट टारगेट पर तो बिहार है ही और आने वाले दिनों में आतंकियों का एक बड़ा पनाहगार जो है ये पूरा इलाका, खास करके जो बॉर्डर का जो इलाका है, ये इलाका बन सकता है? ये बनना है, उसका कारण ये है कि बांग्लादेश और नेपाल दोनों के बॉर्डर जो हैं वो लगभग हमारे किशनगंज, कटिहार और इधर अररिया और अब मोतिहारी जो है पूरी तौर पे केंद्रित हो चुका है। जब इस तरह की पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो ये मान के चलिए कि इनके जो हाइड आउट हैं इस इलाके में जरूर ज्यादा हैं। अब इसको चिन्हित करने के लिए हमारी जो सूचना तंत्र और हमारे तालमेल भारत सरकार और राज्य की जो एटीएस और जो तंत्र हैं उनको पूरी तौर पे गहन गश्त, पेट्रोलिंग और अपने इन्फॉर्मर के द्वारा पूरी सूचना को इकट्ठा करना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह से गांधी मैदान से सिलसिलेवार जो ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, अगर इसको हम थोड़ा भी कैजुअल लेंगे तो आने वाले दिन में सबसे बड़ा नुकसान बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में होगा। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यहाँ राजनीतिक किसी तरह की प्रतिद्वंदता नहीं होनी चाहिए। आपको पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को 50 किलोमीटर सीमा से दूर इनको एक पावर दिया गया है डेलीगेट करके, उसके लिए भी कुछ राज्यों में अपोज किया जा रहा है, लेकिन ये किसी भी हालत में सही नहीं है। आप देख रहे हैं ड्रोन से लगातार ड्रग्स और वेपन्स पंजाब, जम्मू इन इलाकों में गिराया जा रहा है। अब राजस्थान में भी 2 इंसिडेंट हुए हैं। तो इन सभी को मिला के उधर ड्रोन से और इधर जमीनी इलाके से बिहार और उत्तर प्रदेश में एक न एक दिन इस तरह के साजिशकर्ताओं के द्वारा बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। राम मंदिर, किसी बड़े नेता और वाइटल पॉइंट, वाइटल इंस्टॉलेशन को ये नुकसान कर सकते हैं और देश की छवि बिगाड़ने के लिए दंगा फसाद इनकी बड़ी सोच है। तो इसमें नेताओं को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने बोली पे एक दायरे में रहना पड़ेगा और संविधान और कानून का पूरा सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि आम लोग जो हैं काइंड ऑफ फियर हो रहा है जिससे कि देश के लिए अफरा तफरी का माहौल बन सकता है। चलिए प्रभा, ललन सिंह जी हैं, जाने माने एक्सपर्ट हैं, डिफेंस में भी सेवा दे चुके हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। नहीं, बिल्कुल राजीव, बहुत सारे सवालों का उन्होंने जवाब दे दिया और जिस तरीके से कहा भी उन्होंने कि किस तरीके से बिहार एक सॉफ्ट टारगेट बन रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो
टारगेट किलिंग की साजिश के शक में 2 लोग गिरफ्तार हुए और जैसा कि आपराधिक विशेषज्ञ ललन सिंह भी बता रहे थे कि लगातार इस तरीके की एनआईए की छापेमारी लगातार जारी रहेगी और जो नेपाल बॉर्डर है, बंगाल बॉर्डर है, बिहार से जुड़ा हुआ यही कारण है कि लोग शायद बाहर से ज़्यादा आ रहे हैं और इसका गलत फायदा उठाकर पीएफआई जैसे जो संगठन है यहाँ के लोगों को, भारत के वासियों को भी भड़काने का काम कर रहे हैं और किसी बड़ी साजिश की भी कोशिश कर रहे हैं।